हेलो स्टूडेंट्स, अजय वीरू पब्लिकेशन के राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ 29 अगस्त और 30 अगस्त के राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में आपदा प्रबंधन हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006। किस अधिनियम के तहत किया गया था SDRF का गठन? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो पढ़ते हैं अब हम राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के बारे में, यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में। यह बल आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत गठित NDRF के समान ही एक राज्य स्तरीय इकाई है। NDRF राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है और स्टेट वाला आ जाता है तो ये राज्य स्तरीय इकाई है SDRF। यह बल क्या है? राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इसके काम क्या है? तो इसकी इम्पोर्टेंट जो मेन काम है इसका, वह है राज्य स्तर पर होने वाली स्थानीय आपदाओं से राहत व बचाव कार्य करना। जरूरत पड़ने पर यह NDRF को भी सहयोग देता है और यह बल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियंत्रण में कार्य करता है। किसके नियंत्रण में कार्य करता है यह? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियंत्रण में। यह अभी चर्चा में क्यों था कि अभी जिस तरह से आपको पता है कि बाढ़ आ रही है, मतलब वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है प्रदेश में, तो उस वजह से आपदा प्रबंधन कार्य हो रहे हैं। और प्रदेश में 28 अगस्त तक की न्यूज़ आई, सूचना में आई थी कि अतिवृष्टि राहत एवं बचाव कार्य के अंतर्गत SDRF की 57 और NDRF की 60 टीमें सक्रिय है। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितनी टीमें सक्रिय है, पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि SDRF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब गठन हुआ, किस अधिनियम के तहत हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो ये भी गठित की गई थी। इसका गठन कब हुआ था? 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। यह बल भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और इसके भी वही इंपॉर्टेंट काम है, भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान, भूस्खलन जैसी जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की आपदाएं हैं उसमें राहत व बचाव कार्य करना, त्वरित प्रतिक्रिया देकर लोगों की जान बचाना और आवश्यक मदद पहुंचाना। यह बल किसके अधीन कार्य करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। राजस्थान बिजनेस समिट एंड अवार्ड 2025 का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर और चौथा कोटा। तो कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर। पढ़ते हैं राजस्थान बिजनेस समिट एंड अवार्ड्स 2025 के बारे में। यह जयपुर में आयोजित हुई थी। होने वाला इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट जो अवार्ड है, निर्णयकर्ताओं बिजनेसकारी लोगों के लिए एक अभिसरण बिंदु है जो उच्च प्रभावी संवाद, सहयोग और दृष्टिकोण निर्धारण को बढ़ावा देगा। तो कहाँ पर हुई थी? यह जयपुर में हुई थी। और कब हुई थी? 28 से 29 अगस्त को। देखो इस फोटो में आपको क्लियर पता चल रहा है। तो दो चीज़ याद रखना, जयपुर में हुई है और कब हुई है? 28 से 29 अगस्त 2025। सरकार, उद्योग नीति, वित्त और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लेकर यह शिखर सम्मेलन भारत की व्यापक विकास गाथा के भीतर राजस्थान की विकास यात्रा का अन्वेषण करेगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी द्वारा। अब देखते हैं इस जो समिट है यहाँ पे किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चाएं हुई थी। तो दीर्घकालीन औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के निवेश को आकर्षित करने और बनाए रखने की रणनीतियाँ डिस्कस हुई थी। राजस्थान के डिजिटल अर्थव्यवस्था को आकार देने में AI, ब्लॉकचेन और फिनटेक की भूमिका के बारे में चर्चा हुई। नवीनीकरण ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बात हुई। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए राजस्थान की खनन क्षमता का लाभ कैसे उठाया जाए, इसकी बात हुई। समावेशी विकास के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करना, राजस्थान को शीर्ष पर्यटन एवं सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना, नीतिगत समर्थन और उद्यम निवेश के माध्यम से स्टार्टअप विकास में तेजी लाना, स्मार्ट खेती, सिंचाई, नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं के साथ कृषि में बदलाव लाना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे जब इस समिट में ये सारी बातें हुई। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है, कृषि कनेक्शन नीति 2017 में संशोधन के पश्चात
किस योजना के तहत स्थापित विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े 33/11 kV सब स्टेशन क्षेत्रों में अलग से प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे? तो क्वेश्चन को अगर आसान से समझना कि एक संशोधन हुआ था कृषि कनेक्शन नीति 2017 में। क्या संशोधन हुआ कि अब से किस योजना के तहत जो विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र होंगे वो 33/11 kV सब स्टेशन में अलग से उनको प्राथमिकता दी जाएगी और वो बहुत तत्काल ही उनका कृषि कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। तो मैंने किस योजना के तहत जारी करेंगे कृषि कनेक्शन तत्काल? तो ये है पीएम कुसुम योजना। कृषि कनेक्शन नीति 2017 में संशोधन के पश्चात पीएम कुसुम योजना के तहत, किस योजना के तहत? पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़े 33/11 kV सब स्टेशन क्षेत्रों में अलग से प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें याद रखना, एक तो कौन सी योजना के तहत जारी कर रहे हैं कृषि कनेक्शन तत्काल? पीएम कुसुम योजना के तहत। और कौन सी नीति के संशोधन के पश्चात जारी हो रहा है? तो कृषि कनेक्शन नीति 2017। वर्ष याद करना, वर्ष में कंफ्यूजन हो जाएगा, वो ऑप्शन लिख देंगे कृषि कनेक्शन नीति 2016 के संशोधन के पश्चात। तो आपको पता होना चाहिए 2016 नहीं 2017 में संशोधन के पश्चात। अब पढ़ते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बहुत सारे किसानों की आय में वृद्धि करना, सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित अतिरिक्त बिजली बेचकर किसानों की अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करती है, किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई के लिए सस्ती और विश्वसनीय बिजली प्रदान करती है। डिजिटलाइजेशन यानी कृषि क्षेत्र में डिजिटल की निर्भरता को खत्म करना इसका एक उद्देश्य है, और पर्यावरण संरक्षण तो है ही, कार्बन उत्सर्जन कम करना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। योजना के घटक, तो किसानों को घटक एक के अंतर्गत जो है किसानों या डेवलपर्स द्वारा बंजर या कृषि योग्य भूमि पर 500 किलोवाट तक के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। इससे उत्पादित बिजली को राज्य के डिस्कॉम द्वारा खरीदा जाता है। घटक बी में उन क्षेत्रों में जहां ग्रिड कनेक्शन उपलब्ध नहीं है वहां 7.5 HP तक के एकल स्टैंड लोन और सौर पंप स्थापित करना। घटक सी के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत किसानों को अपने मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने में सहायता देना, और किसान अपनी सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेच सकते हैं। तो ये थे 3 घटक। अब पढ़ते हैं इस योजना के लाभ क्या है। तो किसानों को सौर पंप लगाने पर सब्सिडी मिलती है, बिजली की लागत कम होती है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है, अतिरिक्त बिजली बेचकर आय बढ़ाने का अवसर मिलता है, और पर्यावरण के लिए अनुकूल और सुरक्षित ऊर्जा का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसारामा नदी से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है सीसारामा नदी का निर्माण अमरजोग और बूचड़ा नदी के संगम से होता है। यह संगम स्थल अपनी 2 अलग अलग रंग की धाराओं के कारण प्रसिद्ध है, जिसमें अमरजोग नदी की साफ पानी की धारा और बूचड़ा नदी की गाद से भरी धारा दिखती है। यह नदी उदयपुर में पहुंचकर पिछोला जल में अपना जल विसर्जित करती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा होगा? इसमें से असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर 2। अभी न्यूज़पेपर में एक बहुत ही प्यारी पिक आई थी, बताया गया था सीसारामा नदी के बारे में, और इस पिक को अगर बहुत ही जूम करके हम देखते हैं तो एक तरफ तो बिल्कुल मटमैला, देखो ये जो पानी दिख रहा है ना, ये बिल्कुल मटमैला पानी है, और ये बिल्कुल साफ पानी है इस तरफ वाला। तो ये वाला कौन सा पानी है? अमरजोग और बूचड़ा नदी का। तो अमरजोग का पानी जो है वो मटमैला है। हमारा ऑप्शन जो था ना वो ऑप्शन नंबर 2, ये क्या था, इसमें क्या लिखा हुआ था कि अमरजोग नदी का साफ पानी की धारा और बूचड़ा नदी के मटमैले पानी की धारा। तो क्या हो गया, ये हो गया ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ से जो आपको दिख रहा है फोटो में ये है अमरजोग नदी, तो इसका पानी कैसा दिख रहा है आपको? मटमैला। और ये है बूचड़ा नदी, इसका पानी कैसा है? साफ। तो अमरजोग और बूचड़ा दोनों नदियों का जो संगम है, इसके मिलने से कौन सी नदी बनती है? ये है सीसाराम नदी, सीसारामा नदी। अमरजोग और बूचड़ा नदी का यह संगम स्थल अपनी 2 अलग अलग रंग की धाराओं के कारण खास है, जिसमें अमरजोग नदी की गाद से भरी धारा और बूचड़ा नदी की साफ पानी की धारा दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे प्रयागराज में गंगा का पानी मटमैला और उससे जुड़ी यमुना का पानी कांच जैसा साफ दिखाई देता है, इसी कारण इस संगम स्थल को राजस्थान का देवप्रयाग भी कहा जा सकता है।
सीतारामा नदी जो है वो आगे चलकर उदयपुर की झीलों जैसे पिछौला झील, फतेह सागर झील में अपना जल विसर्जित करती है। इसे पर्यटन के लिए विकसित करने में धार्मिक और प्राकृतिक आकर्षण बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, नीमराणा जापानी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है नीमराणा में जापानी जोन की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। दूसरा, यह जोन राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। इसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1, नीमराणा जो जोन है जापानी जोन, उसकी शुरुआत 2010 में नहीं 2008 में की गई थी। पढ़ते हैं, अभी यह चर्चा में क्यों है? तो पूरी न्यूज़ आई थी अभी आज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि नीमराणा स्थित जापानी औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक निवेश आएगा और इस जोन को भारत जापान आर्थिक सहयोग का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। तो पढ़ते हैं नीमराणा जापानी औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। नीमराणा में जापानी जोन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2008 में भारत और जापान सरकारों के एक विशेष आर्थिक सहयोग समझौते के तहत हुई थी। यह जोन राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे DMIC के हिस्से के रूप में विकसित है। वर्तमान में इस जोन में कितने जापानी उद्योग कार्यरत करते हैं? 53 जोन है, याद रखना 53 जापानी उद्योग कार्यरत हैं अभी, जो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। तो बात की जाए अगर नीमराणा जापानी औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, तो शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में। कहाँ पर है? राजस्थान के अलवर जिले में। किसका एक हिस्सा है? DMIC का। और टोटल कितने अभी वर्तमान में जापानी उद्योग कार्यरत हैं? 53। ठीक है। अब सरकार की विशेष नीति और पैकेज सूत्रों के मुताबिक जापानी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार नीमराणा में निवेश के लिए विशेष नीति और प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने की योजना बना रहा है। और इन नीतियों में कर छूट, भूमि आवंटन में सहूलियत और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। यह इसीलिए चर्चा में थी। अजमेरू पब्लिकेशन के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर्स और ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु सॉल्व मॉडल पेपर्स भी प्रकाशित किए गए हैं। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से या फिर वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से आप घर बैठे मंगा सकते हैं। यह जो मॉडल पेपर हैं बिल्कुल आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। हमारे विशेषज्ञ द्वारा बहुत मेहनत करके इनको बनाया गया है। RSSP के पूरे परीक्षा पैटर्न पर हैं। ग्राम विकास अधिकारी में हमने ओल्ड जो पेपर आता है एग्ज़ाम का, वो भी इसमें डाला गया है, ताकि आप जब भी आप मॉडल पेपर करने बैठे सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना। जब तक हमको पता नहीं है कि पुराने पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस लेवल के आ रहे हैं, तो आगे बाकी तैयारी करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्टली आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो और उसके बाद मॉडल पेपर से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। तो ये जो पेपर हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड से सम्मानित होंगी। यानी राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो पहला बसंती कुमावत, दूसरा मोनिका गौड़, तीसरा स्वाति अग्रवाल, चौथा सीमा चौधरी। तो इनमें से किसको मिल रहा है राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड? तो इसका आंसर होगा पहला, बसंती कुमावत। खेल जगत में बीकानेर का गौरव बढ़ाने वाली साइकिल धावक बसंती कुमावत को इस वर्ष का राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रीय खेल दिवस को दिया जा रहा है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो इस स्लाइड से क्वेश्चन टॉपिक बन रहे हैं कि बसंती कुमावत कौन से क्षेत्र से है, कि इनको जो अभी रंगीला सम्मान मिला है वो किस क्षेत्र का है, साहित्य क्षेत्र का है, खेल क्षेत्र का है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी क्षेत्र का है। तो यह है खेल जगत का, खेल क्षेत्र से रिलेटेड यह अवार्ड है। यह राजस्थान के किस जिले की है बसंती कुमावत? तो राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। और यह साइकिल धावक है। कौन से गेम से भी है? तो साइकिल एथलेटिक है ना। इस वर्ष का राज्य स्तरीय रंगीला अवार्ड इनको मिला है और ये कब मिला है? राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। बसंती कुमावत के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले की बसंती कुमावत ने हाल ही में एशियन साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को
कांस्य पदक दिलाया था। कौन सा पदक दिलाया था? कांस्य पदक। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई स्पर्धाओं में भाग लेकर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अनेक पदक अपने नाम किए। पढ़ते हैं राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड के बारे में। खेल लेखक स्वर्गीय जवाहरलाल व्यास रंगीला की स्मृति में प्रतिवर्ष यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। रंगीला ने खेल पत्रकारिता सम्मान की शुरुआत की थी। अब है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? याद रखना, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था और राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में देश के सभी राज्यों को दिए गए अनुदानों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश के किस नंबर पर है? तो किसके द्वारा दिया जा रहा है? पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। तो पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। तो कौन से स्थान पर राजस्थान है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, पहले स्थान पर। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदानों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में शीर्ष पर है, यानी पहले नंबर पर। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच राज्य के पशु कल्याण संगठनों और गौशालाओं को 5.57 करोड़ रुपए मिले। इसमें पशु आश्रय गृह, एम्बुलेंस सेवाएं, प्राकृतिक आपदा राहत और नियमित रेस्क्यू मवेशी अनुदान है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस स्लाइड में क्या है कि किसकी द्वारा दिया जा रहा है? पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा ये जो 5 सालों में अनुदान दिए गए हैं। तो शीर्ष पर कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। राजस्थान में 419 पशु कल्याण संगठन लाभान्वित हुए हैं और इम्पोर्टेंट सबसे कम अनुदान किसको मिला है? प्राकृतिक आपदा राहत को और श्रेणी में, और सबसे अधिक राशि जो मिली है वो हमें नियमित और रेस्क्यू मवेशी अनुदान के अंतर्गत दी गई है। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्य के लिए जो अनुदान दिए गए हैं उसमें नंबर 1 तो राजस्थान है ही, तो नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे हरियाणा है और चौथे पे मध्य प्रदेश है। आरोही या अवरोही क्रम में भी कई बार मैच ऑप्शंस आ जाते हैं कि आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ। तो फर्स्ट पे राजस्थान, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे हरियाणा और चौथे पे मध्य प्रदेश। इस क्रम को याद रखना। नेक्स्ट है पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है वो 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत हुई थी। यानी वर्ष तो कौन सा था स्थापना का? 1962, लेकिन अधिनियम कौन सा था? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत हुई थी। इसकी शुरुआत स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडल, जो कि एक प्रसिद्ध मानवतावादी थी, के नेतृत्व में हुई थी। बोर्ड की जो संरचना है, बोर्ड में 28 सदस्य हैं। सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान जो अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत मित्रा हैं। इसका उद्देश्य पशु कल्याण को बढ़ावा देना और पशु क्रूरता को रोकना है। इनके कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों को पशु कल्याण संबंधी सलाह देना। यह जो मान्यता है पशु कल्याण संगठनों को मान्यता देता है और अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय वल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में, और जो प्रशासन है भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के अधीन आता है। ये तो हुआ था अभी पशु कल्याण बोर्ड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि पशु जिनको अनुदान मिला है, तो हमारे राजस्थान में पशु संपदा की स्थिति क्या है। तो 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में जो पशुधन संख्या है वो कितनी है? टोटल 56.8 मिलियन है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम बनेगा, पशु कल्याण बोर्ड पे बन सकता है, नहीं बन सकता, चांसेस कम है, लेकिन इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है पशु संपदा के बारे में, तो पशु संपदा के लिए जरूर बन सकता है कि कितनी पशु संपदा है, किस किस में राजस्थान का पहला स्थान है, गौधन में हमारे यहाँ कितना स्थान है, बकरी संपदा में कितना स्थान है ना, प्रजाति में राजस्थान का। तो ये रिपोर्ट, ये जो लिस्ट है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो कुल पशुधन राजस्थान में कितना है? 56.8 मिलियन, जिसमें पूरे देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का? दूसरा स्थान है। याद रखना ये जो रिपोर्ट है वो 20वीं पशुगणना रिपोर्ट है जो 2019। तो सबसे अब पहला स्थान किस में है? तो पहला स्थान एक तो है बकरी की प्रजाति जो 20.84 मिलियन है, पहला स्थान है राजस्थान का। दूसरा ऊँट में पहला स्थान है 2.13 लाख में, और तीसरा गधे में
तो 3 जगह राजस्थान का पहला स्थान है, कौन कौन से में? बकरी में, ऊँट में और गधे में, गधों की संख्या में। राजस्थान की जो है संख्या के हिसाब से पहला स्थान आता है। और अगर टोटल पशुधन में देखें तो राजस्थान स्थान दूसरा स्थान आएगा। ठीक है, तो इस लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। राजस्थान में भूतपूर्व विधायक को मिलने वाली पेंशन राशि कितनी होती है? तो ऑप्शन 1 30,000, दूसरा 35,000, तीसरा 40,000 और चौथा 35,000। इसको 45,000 कर दीजिएगा। ठीक है, यानी 30, 35, 40 और 45,000 ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में भूतपूर्व विधायकों को 35,000 रुपये पेंशन मिलती है। यदि भूतपूर्व विधायक 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो उन्हें 20% और 80 साल की उम्र में 30% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। यह भी चर्चा में क्यों था? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके जगदीप धनखड़ 1993 में राजस्थान के किशनगढ़ से 10वीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं। इस कारण राजस्थान विधानसभा से भूतपूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन के लिए उन्होंने आवेदन किया है। तो इसीलिए हमने पता किया था कि कितनी, ये न्यूज़ में आया था कि कितनी भूतपूर्व विधायक को कितनी पेंशन मिलती है। तो कितनी मिलती है? 35,000 रुपये। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में प्राचीन शांतिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में लगभग 625 साल पुरानी मूर्ति मिली है। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है पहला जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर और चौथा बीकानेर। तो इसका आंसर होगा दूसरा, उदयपुर। उदयपुर जिले के पलासिया पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत कुलियारी गांव में स्थित प्राचीन शांतिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान खुदाई में लगभग 625 साल पुरानी मूर्तियां मिली है। यह दोनों जो मूर्तियां हैं वो खंडित मूर्तियां मिली है। तो कहाँ मिली है? सबसे पहले एक तो प्राचीन शांतिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में, पलासिया पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत, और कौन से गांव में? कुलियारी गांव में। तो याद रखना, गांव कुलियारी, पंचायत समिति पलासिया और जिला उदयपुर। मंदिर कौन सा है? प्राचीन शांतिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर। यहाँ पे 2 मूर्तियाँ मिली है, 600 साल पुरानी, 625 साल पुरानी। इतिहासविद डॉक्टर श्री कृष्ण जुगन ने, किसने? इतिहासविद डॉक्टर श्री कृष्ण जुगन द्वारा जुगनू ने मूर्तियों का निरीक्षण कर बताया, इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, है ना। इन्होंने मूर्तियों का निरीक्षण कर बताया कि मूर्तियां लगभग 625 साल पुरानी हैं। इनका संबंध 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। कब का माना जा रहा है? 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास का। इनमें से एक बड़ी मूर्ति आदिनाथ भगवान की भी है। ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अजय मेरू पब्लिकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।